हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश कुमार। जैसा कि आप लोग को पता है कि 26-27 जून को वीडियो का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसी की दृष्टि से हम लोग यूपी स्पेशल का ये करंट का दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। पहला भाग हम लोग पढ़ लिए हैं, अब दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। 2026 तक कुल प्रजनन दर यूपी का बात कर रहा है, ठीक है। 2026 तक कुल प्रजनन दर 2.7 से घटा करके कितना करना है, 2.1 करना है, ठीक है। 2030 तक कितना करना है, 1.7 करना है। आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर को 2026 तक 31.7% करना है, से बढ़ा करके 45% करना है। 2030 तक 52% करना है। 2026 तक गर्भ निरोधक उपयोग के पुरुष तरीकों को 10.8 से बढ़ा करके 15.1% करना तथा 2030 में तक 16.4% करना। मातृ मृत्यु दर को 197 से घटा करके 150 से 98 के मध्य लाना। शिशु मृत्यु दर 43 से घटा करके 32 से 22 के बीच मध्य लाना, 32 से 22 के मध्य लाना। 5 वर्ष से कम आयु की शिशु मृत्यु दर 47 से घटा करके 35 से 25 के मध्य लाना। वाराणसी को मिलेगा देश का पहला अर्बन ट्रांसवेट रोपवे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछे जाने की 100% संभावना है, ठीक है। रोपवे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट रोपवे। 24 मार्च 2023 को, 24 मार्च को ये आप लोग जानते हैं क्या विश्व क्षय रोग दिवस कहाँ मोदी जी इसका उद्घाटन कहाँ पे किए थे या इसका सम्मेलन कहाँ किए थे, तो वाराणसी में, ठीक। तो उसी पर वाराणसी में ही 24 मार्च 2027 को वाराणसी में ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किए, ठीक है। रोपवे का शिलान्यास का मतलब ये हुआ कि ये छोटे छोटे डिब्बे बना करके तार के माध्यम से ये वहाँ पे ऊपर मतलब कि बिल्डिंगों से तार के माध्यम से, जैसे आप कहीं पर्यटक स्थल पे जाएं, जैसे मैहर गए हो तो वहाँ पे देखिए लिफ्ट चलती है, उसी माध्यम से लिफ्ट का होता है, उसी को रोपवे बोला जाता है। तो उसी प्रकार का ये वाराणसी में चलेगा, ठीक है। तो पहले फेज में रोपवे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से कहाँ तक चलेगा, गदौलिया चौराहा तक। कहाँ तक चलेगा, वाराणसी रेलवे स्टेशन से गदौलिया चौराहा तक चलेगा। काशी विश्वनाथ धाम मंदिर व 10वां सूर्य घाट तक जाना है। ये आपको ज़रूर याद करना है कहाँ से कहाँ तक चलेगा, क्योंकि यही पूछा जाता है। इसका तकरीबन खर्च कितना, 644.49 करोड़ रुपए है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये विश्व का तीसरा देश है, ठीक है। विश्व का तीसरा देश है जो क्या कर रहा है, रोपवे का चलाने जा रहा है। देखिए पहला कहाँ है, बोलिविया। बोलिविया क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका का है। जैसे बोलिविया और पराग्वे दो क्या है, स्थलबद्ध देश है, तो वही आपका ये बोलिविया है। बोलिविया की राजधानी लापाज, बोलिविया की राजधानी लापाज में तथा मैक्सिको में क्या चल रहा है, ऑलरेडी पहले से रोपवे प्रणाली चल रही है। उसके बाद ये भारत क्या होगा, विश्व का तीसरा देश भारत होगा तथा वाराणसी देश का पहला शहर होगा, ठीक है, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर के गोदौलिया चौराहा तक रोपवे की कुल दूरी कितनी होगी, 3.8 किलोमीटर। कुल 5 रेलवे स्टेशन होंगे, कुल 5 स्टेशन होंगे, ठीक है। कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर के गोदौलिया तक का सफ़र 16 मिनट का होगा। यह लगभग 50 मीटर के ऊंचाई तकरीबन 150 ट्रालरी कार चलाई जाएंगी, जिसमें एक ट्राली में 10 पैसेंजर आएंगे, एक ट्राली में 10 पैसेंजर आएंगे। 1 घंटे में 6000 लोग यात्रा कर सकेंगे। रोपवे रोजाना 16 घंटे चलाई जाएगी। शहरी क्षेत्रों में 3000 वर्ग किलोमीटर की भूमि होने पर ही खोल सकेंगे निजी स्कूल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी निजी स्कूल खोलना चाहता है तो शहरी क्षेत्रों में उसके पास कितनी भूमि होनी चाहिए, 300 वर्ग मीटर। पहले ये कितना था, पहले ये 650 मीटर था, लेकिन अब कितना कर दिया गया, 3000। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना होना चाहिए, 6000 वर्ग मीटर। पहले कितना था, 2000 वर्ग मीटर। प्रधान सचिव प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा के दीपक कुमार की ओर से यह नीति जारी की गई 2020 की, ठीक है। इसलिए वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता देने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के नियमों को संशोधन के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। हाई स्कूल के नवीन मान्यता के लिए प्रमुख शर्तें। समिति ट्रस्ट कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय 8 के अंतर्गत पंजीकृत नॉट फॉर प्रॉफिट की पंजीकृत व यथा स्वीकृति नवीकृत होना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। प्रभुत्व जमानत कोष में 5 लाख रुपए केवल विद्यालय के नाम से जमा
निरीक्षण अधिकारी के पद नाम में बंधक होगा। पहले प्रभुत्व कोष के लिए 15,000 रुपये निर्धारित की गई है। सुरक्षा कोष के रूप में 1.5 लाख रुपए का निवेश जमा होगा, जबकि पहले यह कितना था, 3,000 रुपये मात्र अनिवार्य था। ठीक है। ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट, बड़ी स्क्रीन एलईडी टीवी की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास में व कंप्यूटर कक्ष में 25 कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए, व्याख्या करनी होगी। ठीक है। कह रहा है कि अगर आपको विद्यालय खोलना है तो ये सारी विधियाँ आपकी, ये सब कुछ आपके पास होने चाहिए। शहरी क्षेत्र में 3,000 वर्ग मीटर में स्कूल भूमि, 1,000 वर्ग मीटर में ग्रामीण में 6,000 भूमि, 2,000 वर्ग मीटर क्रीड़ा स्थल हो। कहने का मतलब 6,000 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए, 1,000 में आपका क्रीड़ा स्थल होना चाहिए शहरी में, और ग्रामीण में 6,000 में होना चाहिए, जिसमें से 2,000 क्रीड़ा स्थल के लिए होना चाहिए। क्रीड़ा स्थल में एथलीट, कबड्डी, कुश्ती, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, ओपन जिम्नास्टिक व अन्य आउटडोर गेम्स के साथ इंडोर गेम्स का शारीरिक सौराष्ट्र पर्याप्त व्यवस्था होगी। ऐसी पहले ऐसे मान्यता की शर्त नहीं थी, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। छात्र संख्या के अनुरूप 1 वर्ग मीटर की दर में प्रत्येक छात्रा के लिए कुर्सी, मेज, डेस्क, बेंच की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही प्रयोगशाला की भी व्यवस्था सुनिश्चित कड़ी होगी। पहले शर्त में जूनियर कक्षाओं में 200 सेट सज्जा हो अनिवार्य था। ठीक है। उसके बाद और देखिए इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय का व्यवस्था होनी चाहिए। छात्र छात्राओं दिव्यांगजन सुविधा के अनुसार विस्तृत शर्त होनी चाहिए। पहले सिर्फ समुचित व्यवस्था की शर्तें थी। पुस्तकालय, वृहद पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक सामग्री की विस्तृत व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की एक नई वेबसाइट लॉन्च किया था, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। उसके बाद देखिए वाराणसी देश का पहले कचरे से बनाने वाला प्लांट। ठीक है। कह रहा है कि वाराणसी देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट तैयार करेगा। ठीक है। वाराणसी जो है वो देश को क्या करेगा, कचरे से कोयला उत्पादन करके देगा। ठीक है। बनारस के नगर निगम के अधिशासी अभियंता अजय राम ने ये बताया। ठीक है। बताया कि धर्म और संस्कृति के लिए विख्यात बनारस अब देश के कचरे से कोयला बनाने का प्लांट भी देगा। ठीक है। इसमें 6,000 टन कचरे से 6,000 टन से 200 टन कोयला 6,000 टन से 200 टन कोयला का उत्पादन किया जाएगा। कचरे से कोयला बनाने वाला यह देश का पहला प्लांट होगा। कचरे से कोयला बनाने वाला है देश का पहला प्लांट होगा। कचरे से कोयला बनाना देश का पहला प्लांट होगा। इसका निर्माण एनटीपीसी की ओर से कराया जाएगा। एनटीपीसी की ओर से, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है। अक्टूबर 2022 में इसका परीक्षण हो चुका है। प्लांट शुरू करने का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक का है। प्लांट की क्षमता 800 टन से अधिक कचरा प्रसंस्करण की होगी। कह रहा है कि इसका जो कचरा भंडारण होगा कितना होगा, 800 टन तक होगा। मऊ के किसान की बेटी दक्षिणाड़ी पांडे की कार सुरक्षा मॉडल की धमाल। ठीक है। कहने का मतलब ये है 5 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक गरीब किसान की बेटी दक्षिणानी पांडे 17 वर्ष का चयन उसके कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर अमेरिका के कैलिफोर्निया स्फोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ हुआ। ठीक है। कह रहा है कि मऊ के किसान की बेटी दक्षिणाड़ी पांडे का चयन कहाँ हुआ है, स्फोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, 100% स्कॉलरशिप के साथ। ठीक है। नेशनल यूथ आइडियाथॉन 2021 में की विजेता 12वीं कक्षा 12वीं की छात्रा दक्षिणायन स्कॉलरशिप योजना के तहत स्टैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। ठीक है। स्टैंफोर्ड यूनिवर्सिटी में। टेलीविज़न समाचार में दम घुटने से कार में हुई एक मासूम की हृदय विदारक मौत की खबर में स्थित इंटरमीडिएट की छात्रा दायनी पांडे ने कार सुरक्षा प्रणाली में यह मॉडल तैयार किया। ठीक है। कि एक लड़की थी, वो कार में शायद बंद हो गई थी, जिससे दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी पे दक्षिणायन पांडे नाम की जो लड़की थी ये क्या की, उस पर रिसर्च की। ठीक है। उसी के माध्यम से फिर ये वहाँ पे आगे जा रही है। मार्गदर्शन से मिशन प्रोजेक्ट नाम का MQ 135 सेंसर पर आधारित होगा। यह सेंसर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। उसकी सुरक्षा मॉडल एक कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर और एक सर्वे मोटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। कार में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, सेंसर सर्वे मोटर कार को अलर्ट संदेश भेजता है।
सर्वे मोटर तेज़ी से घुमाने लगता है और कार की खिड़कियां खुल जाती हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाने की इम्पोर्टेंट संभावना है। गंगा विलास दुनिया का सबसे लंबा क्रूज मिसाइल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चला कहाँ से था। तो ये वाराणसी से चला था, कहाँ से, असम के डिब्रूगढ़ तक। असम के डिब्रूगढ़ तक, असम के डिब्रू देखिए दुनिया का सबसे लंबा रिवर फ्रंट एम क्रूज MV गंगा विशाल को हरी झंडा दिवा करके मोदी जी देखिए इसी में देखिए दे रहा है आपका टेंट सिटी का उद्घाटन भी कहाँ किए, वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन भी किया। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में या उत्तर प्रदेश में बनारस के जैसे टेंट सिटी का उद्घाटन और भी कहाँ किया गया, तो आप क्या लगाएंगे, झांसी में भी टेंट सिटी का दूसरा टेंट सिटी लगाया गया, कहाँ, झांसी में। ठीक है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अंतर्देशीय जलमार्ग का उद्घाटन किए। देखिए कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, काशी से डिब्रूगढ़। कौन, गंगा विशाल MV क्रूज। ठीक है, गंगा MV क्रूज विशाल। ठीक है, कहाँ से, काशी से डिब्रूगढ़। सबसे लंबे रिवर क्रूज पर्यटक मानचित्र भारत के पर्यटक स्थल समान है। अपनी यात्रा में यह 33 पर्यटकों को वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते होकर कहाँ तक ले जाएगा, डिब्रूगढ़ तक। इसमें 32 यात्री स्विट्जरलैंड के हैं और 1 यात्री जर्मनी के हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें सभी के लिए कुछ न कुछ खास है। आध्यात्मिक रुचि रखने वाले के लिए काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब, मजुली जैसे गंतव्यों को कवर किया जाएगा। वाराणसी में रवाना होने के बाद इसका पहला पड़ाव कहाँ होगा, गाजीपुर में। इसके बाद बिहार के बक्सर में, पटना सिमरिया में, मुंगेर से होते हुए झारखंड साहबगंज में रुकेगा। यहाँ से पश्चिम बंगाल के फरक्का होते हुए यह जलयान बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करेगा और डिब्रूगढ़ तक पहुँचेगा। 51 दिनों का क्या होगा, ये जो सफ़र है कितने दिनों का है, 51 दिनों तक। जलयान सुंदरवन डेल्टा, काजीरंगा नेशनल पार्क समेत अन्य अभ्यारण्य और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से होकर के गुजरेगा। MV गंगा विशाल क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करते हुए 51 दिन 3200 किलोमीटर की यात्रा करते हुए भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणाली को पार करता हुआ कहाँ तक जाएगा, बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, असम के डिब्रूगढ़ तक पहुँचेगा। गंगा क्रूज के डायरेक्टर कौन है, राज सिंह है। कौन है, राज सिंह है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि MV गंगा क्रूज के डायरेक्टर कौन है, राज सिंह है। यह भारत का स्वयं निर्मित, ठीक है, क्रूज पूरी तरह से भारत से निर्मित है। कैसा है, स्वदेशी है। उसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई दिया है। BHU में देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, BHU बनारस में BHU ट्रामा सेंटर में के प्रभारी प्रोफेसर सौरभ गर्ग ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय BHU ने ट्रामा सेंटर देश के पहले स्पाइनिंग इंजीनियरिंग रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने की सहमति जताई है। ठीक है, यह ब्रेन, स्पाइनल और न्यूरो की बीमारी के लिए से जूझ रहे मरीजों को अब काशी में ही विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिल जाएगी। पहले यह सुविधा सबसे पहले कहाँ थी, ऑस्ट्रेलिया में। अब कहाँ आ गई है, BHU में हो गई। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि यह पहले कहाँ थी, तो आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से या BHU में हो गई। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जैसे आपका NCR होता है दिल्ली में, उसी तरह उत्तर प्रदेश में SCR हो गया है। ठीक है, SCR का मतलब होता है स्टेट सेंट्रल रीजन। ठीक है, तो इसमें 17 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के आवास विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि NCR की तर्ज पे दिल्ली राजधानी क्षेत्र मतलब लखनऊ में SCR बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। तो इससे आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आएंगे। तो लखनऊ के साथ इसमें आएगा उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात को कहाँ शामिल किया जाएगा, NCR की तर्ज पर SCR में शामिल किया जाएगा। तो इसमें कितने ज़िले हो गए, उन्नाव 1, सीतापुर 2, रायबरेली 3, बाराबंकी 4, कानपुर 5, कानपुर नगर 6। तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, कानपुर देहात को छोड़ दिया जाए तो पूछा ये भी सकता है कि निम्नलिखित में से लखनऊ की सीमा किससे किससे लगती है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 5 से लगता है, कानपुर देहात को छोड़ दीजिए तो बाकी सबकी लगती है। SCR का सेंटर पॉइंट लखनऊ बाराबंकी के बॉर्डर पे होगा। ठीक है, देश में पहली बार किसी राज्य में गठित होने के लिए विशिष्ट राजधानी क्षेत्र लक्ष्य लखनऊ राजधानी की बढ़ती जनसंख्या को इंफ्रास्ट्रक्चर के पर दबाव
अनियोजित विकास क्षेत्र के लिए चुनौती का समाधान करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अलीगढ़ को मिला ट्रांसपोर्ट नगर। कह रहा है कि अलीगढ़ को क्या मिला? ट्रांसपोर्ट नगर। ठीक है, अलीगढ़ को मिला ट्रांसपोर्ट नगर, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस्ती जिले में पूछा जाएगा सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका? बस्ती। ठीक है, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का शुभारंभ कहाँ किया गया, आयोजन किया गया बस्ती में। बस इतना इंपॉर्टेंट है, आपको बस्ती याद रखना है। खेल महाकुंभ पहला चरण 10 से 16 दिसंबर, दूसरा 18 जनवरी से 28 जनवरी 2023 तक। ठीक है, इस महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि इंडोर आउटडोर खेलों को आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न यही है। उत्तर प्रदेश सरकार देगी 11 लाख का उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए कितना रुपया देगा? 11 लाख रुपए। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन ने अनुसचिव रघुनाथ प्रसाद वर्मा ने बताया कि देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव से सम्मान। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप उत्तर प्रदेश की गौरव को बढ़ाने के लिए कोई भी अच्छा कदम उठाते हैं, कार्य करते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें आपको इनाम कितना दिया जाएगा? 11 लाख रुपए। उसके बाद ये देखिए योजनाओं से संबंधित है ये कि ये इस माध्यम अगर आप कृषि कला में, कृषि में, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास, इन सब से संबंधित अगर इन सब में आप महान उपलब्धि करते हैं तो आपको उसमें उत्तर प्रदेश राज्य से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्रों विजेताओं के नाम पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम रखा गया है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम रखा गया है। तो ये आपका हो जाएगा परमवीर चक्र विजेता के नाम है हवलदार वीर अब्दुल हमीद, नायक जदुनाथ सिंह, मनोज कुमार पांडे, मदन कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, ये 4 लोग हैं। ठीक है, इन्हीं 4 लोगों के नाम पे ये रखा गया है। उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेश भर में होगा भव्य आयोजन, हर जिले में को मिलेगा 3 लाख का बजट। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर जिले को 3 लाख बजट मिलेगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको करवा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपसे प्रश्न कई बार आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में प्रथम बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को ठोका, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। पहली बार कब मनाया गया? 2018 में। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया गया कब? 24 जनवरी को। तो इसमें है किसको किसको दिया गया है, मैं उसको बता रहा हूँ आपसे। ये देखिए दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 में। इसके पहले मैंने जो आपको घटना चक्र का करंट यूपी स्पेशल करवाया था उसमें भी मैं इसको बता चुका हूँ। ज्योति शुक्ला को मिला है, नेहा कश्यप को मिला है 2021-22 के लिए, मनीष भाटी को उसु खेल के लिए, तरुण शर्मा को जूडो और पैटर्न वर्ग में। लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 में, मोहन यादव को हैंडबॉल में, राहुल सिंह को हॉकी में, जनार्दन सिंह यादव को कुश्ती में। ठीक है, 2021-22 का मोहम्मद आरिफ को राधेश्याम एथलीट में, LIV बैडमिंटन में, चिंकारा तीरंदाजी, ठीक है, दीपेंद्र सिंह को शूटिंग में। ये था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख पद्म पुरस्कार से चयनित गणतंत्र दिवस पे किया जा रहा था, तो उसमें जो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 2023 में पुरस्कार कितने मिले। 106 पद्म मिले थे। ठीक है, पद्म पुरस्कारों की संख्या, पद्म 3 प्रकार का होता है। 91 पद्म श्री मिले, 9 पद्म भूषण मिले, 6 आपके पद्म विभूषण मिले थे। तो टोटल पद्म भूषणों की संख्या कितनी हो गई? 106। तो इसमें से आपका यही पूछा जाएगा।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण किसको मिला गया? मुलायम सिंह यादव को। पद्म विभूषण किसको मिला? पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव को। उसके बाद ये पद्म श्री विजेता हैं, इनका भी मैंने आपको चर्चा कर दे रहा हूँ, इनका नाम बता दे रहा हूँ। श्री राधाचरण गुप्ता को साहित्य विज्ञान में, दिलशाद हुसैन को कला में, अरविंद को विज्ञान और इंजीनियरिंग में, उमाशंकर पांडे को सामाजिक कार्य में, मनोरंजन साहू को दवा में, ऋतिक सन्याल को कला में, विश्वनाथ प्रसाद को साहित्य और शिक्षा में। बाकी आपको सबको पता ही है कि पद्म पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए? कला में, समाज सेवा, विज्ञान में, उद्योग में, चिकित्सा, साहित्य क्षेत्र, खेल में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देश में सर्वाधिक विद्युत कनेक्शन देने वाला राज्य कितना हो गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे पे आपका तमिलनाडु है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीपी मॉडल, ट्रिपल पी मॉडल पे खुलेंगे अस्पताल, ठीक है, जिसमें 50 बेड से 200 बेड होने की संभावना है। गोरखपुर के पनियाल को मिला जीआई टैग। गोरखपुर के पनियाल को मिला जीआई टैग, ठीक है। गोरखपुर के पनियाल को क्या मिला? जीआई टैग मिला। पनियाल आकार और रंग में जामुन से मिलता जुलता है, एक कोई फल है, ठीक है। कानपुर सोलर प्लांट, कानपुर 35,000 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर प्लांट के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समझौता किया। यह कानपुर के घाटमपुर के आसपास में 3,000 एकड़ में 700 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। 700 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया जाएगा। गणतंत्र दिवस में शामिल एनसीसी कैडेट से सम्मानित। लखनऊ में एनसीसी ग्रुप के मुख्यालय की ओर से गणतंत्र दिवस के परेड में एनसीसी कैडेट को सम्मानित किया गया था, जिसमें से 52 गर्ल्स कैंडिडेट थी जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। $75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। हर घर जल में 75 लाख, हर घर जल जो योजना थी उसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे कितना जल दिया? 75 लाख नल कनेक्शन दिया, ठीक है। बाकी और ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको करवाता चल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दिया गया लेकिन इसमें बस नहीं पढ़ना है जिसमें, ठीक है। देखिए ये बुलंदशहर और खुर्जा, ये 55 गांव ईड़ा में शामिल है। ईड़ा, ठीक है, ईड़ा में शामिल है। ये आपसे पूछा जा सकता है। इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर। इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रीतिंकर दिवाकर, ठीक है, प्रीतिंकर दिवाकर। प्रीतिंकर दिवाकर इससे पूर्व छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट थे, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, ठीक है। इनका जन्म 22 नवंबर 1961 को हुआ था। ये पूछा जाए। यूपी ग्लोबल समिट इन्वेस्ट 2023 का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? लखनऊ में। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। किसने किया? मोदी जी ने किया। उसके बाद देखिए क्या किया गया। देखिए 2023 में भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से एक पहल शुरू की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 100% है कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो कब तक रखा है? 2027 तक। कब तक है? उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने का लक्ष्य कब तक है? 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने का लक्ष्य कब है? 2027। अगर आप भूल जाएँ तो इसको मैं सीधे आपसे डिनोट कर रहा है कि देखिए 2022 चल रहा है, 2022 में सरकार बनी योगी जी की, उसके बाद अब इनकी सरकार कब दोबारा बनेगी? 2027 में, 5 साल बाद। तो सीधे 2027, ठीक, इससे आप भूलेंगे नहीं।
यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 के लिए सिंगापुर को फर्स्ट कंट्री पार्टनर चुना गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फर्स्ट कंट्री पार्टनर किसे चुना गया है? सिंगापुर को। फर्स्ट पार्टनर कंट्री किसे चुना गया है? सिंगापुर को। हाँ, ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न 100% है। ये प्रश्न देखिएगा, वीडियो में आपको जरूर मिलेगा ये प्रश्न G20 से 100% वीडियो में आएगा, ठीक है। G20 की यूपी में कितने कार्यक्रम होने हैं? 11 कार्यक्रम होने, जिसमें लखनऊ में 1, ग्रेटर नोएडा में 1 होने हैं। सर्वाधिक कहाँ होने हैं? वाराणसी में कितना होना है? वाराणसी में 6 कार्यक्रम होने, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, ये कहाँ कहाँ पे होता है? PCS 2023 में यहाँ से प्रश्न आया था, सेम यहीं से प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। कि निम्नलिखित में से G20 की अध्यक्षता इंडिया उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ होगी? तो आपका ऑप्शन था आगरा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर दिया था, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? कानपुर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर। आगरा लखनऊ वाराणसी, आगरा लखनऊ वाराणसी, ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा का अन्य नाम, एक और नाम क्या है? गौतम बुद्ध नगर। ये 4 जगह है, आगरा लखनऊ वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, आगरा लखनऊ वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। ये प्रश्न 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है G20 के लिए, ठीक है। क्योंकि 2023 में भारत G20 की क्या है? अध्यक्षता कर रहा है। PCS 2023 में प्रश्न आया है, वीडियो में 100% आने की संभावना है। बाकी और ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा याद करना है। ये वाली ये लाइन पूरी, ये पूरी की पूरी लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में आयोजित G20 की अध्यक्षता का विषय क्या है? वसुधैव कुटुंब। विषय क्या है? या थीम, इसी को बोलते हैं थीम। क्या है? वसुधैव कुटुंब या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया। ये कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है, ठीक है। G20 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का रंग कैसा है? केसरिया है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला है। केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला है, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कमल और पृथ्वी के ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आंवला और फूलपुर इफ़को नैनो यूरिया के तरल संयंत्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंवला में और फूलपुर में। आंवला में और फूलपुर में। बाकी इसके बाद एक वीडियो और बनेगा, मैं उसको बना दूंगा। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का सारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न भी आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में हरदोई में मेगा टेक्सटाइल्स पार्क की स्थापना। मेगा टेक्सटाइल पार्क की उद्घाटन कहाँ किया गया? हरदोई में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरदोई में। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? अगर आपसे पूछेगा कि मेगा टेक्सटाइल्स पार्क की स्थापना या PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना उद्घाटन कहाँ किया गया? हरदोई में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में टाटा ग्रुप ने करार यूपी में 150 ITI कॉलेज होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने, टाटा ग्रुप ने करार दिया कि उत्तर प्रदेश में ITI कॉलेज कितने होंगे? 150। ITI कॉलेज कितने होंगे? 150, ठीक है। ये पूरा का पूरा दिया, ठीक है दोस्तों। तो एक वीडियो और बनेगा, मैं उसको करा कर आपको ख़त्म कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।